Rage on that beat, going crazy. हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे एक उस इंसान के लिए जो बाइक प्लान कर रहा है या जो चाहता है कि उसके पास एक बाइक हो और उसे कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की। फिर वो एक मिडिल क्लास बाइकर हो या एक हाई क्लास बाइकर हो जिसके पास पार्किंग का इशू है, उस बंदे से भी हम सब बातें इस वीडियो में करेंगे। सो आई कैन एक्सप्लेन यू। जैसे सबसे मेन चीज़ मैं अभी कवर कर देता हूँ। अगर आपकी एक ऐसी जगह है, ठीक है, जहाँ पे बाइक आपको यहाँ से चढ़ा के ऐसे खड़ी करनी पड़ती है, तो उसके लिए क्या क्या कलेश आपको देखने पड़ेंगे, तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि जिस बंदे पे पार्किंग का इशू भी है और सारे इशू है, वो एक बाइक कैसे मेंटेन कर सकता है। तो आओ पहले से बाहर निकालते। ओके, यस। तो इससे तुम्हें अंदाज़ा लग गया होगा कि एक बाइक रखना अपने आप में कितना मुश्किल है। इफ़ यू आर अ मिडिल क्लास मैन और आपके पास एक बड़ा सा ह्यूज घर नहीं है, आपके पास पार्किंग नहीं है बिल्कुल भी, आपको अपनी बाइक को अपने घर में ही रखना है जैसे भी तैसे भी, तो उसके लिए आपको कितने कलेश फेस करने पड़ते हैं। तो इस वीडियो में हम इन सब टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। तो ओके गाइस, बाइक ने थोड़ा बहुत टेम्परेचर ले लिया है, अब हम अपनी राइड कंटिन्यू करते हैं और मैं बताता हूँ आपको। एंड गाइस, इस वीडियो में सब कुछ नॉलेज बेस्ड होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। इट्स ऑल अबाउट नॉलेज, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ नॉलेज के बारे में बताऊँगा और कुछ नहीं है इसमें, इतनी राइड वगैरह। तो गाइस दैट्स वाई मैं एक R15 ओन करता हूँ। एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में क्यों। देखो गाइस, बहुत सारे लोग हैं जो मार्च का जो टाइम होता है, ये जो मार्च और उसके बाद जो गर्मी वाले सीज़न शुरू होने के जो बीच का टाइम होता है, इस टाइम पे सबसे ज़्यादा बाइक सेल आउट होती है। फिर वो स्पोर्ट्स बाइक हो या एक नॉर्मल बाइक हो, मतलब नॉर्मल इन द सेंस में हीरो स्प्लेंडर जैसी बाइकों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एक काइंड ऑफ पावरफुल बाइक की एंड स्पोर्ट्स बाइक, पोस्चर वाली बाइक्स की, जिनका पोस्चर स्पोर्ट्स होता है, जैसे कि R15 और आपकी बहुत सारी बाइक है, मैं सबका नाम नहीं लेता। KTM हो गई, आपकी बहुत बाइक है। तो गाइस ये ट्रैफिक से निकलने के बाद कंटिन्यू करते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि आपको एक ये तो मिल गया कि इस टाइम पे आपको एक अच्छी बाइक मिल सकती है, लेकिन वो अच्छी बाइक आपके लिए कौन सी है जो आप ही के लिए बनी है या आपको लेनी चाहिए। फिर क्या है, देखो यार, सबसे पहली चीज़ बजट इज़ इम्पॉर्टेंट। बहुत ही मैटर करता है बजट, क्या आपका बजट कितना है, आप कितने रुपए हर महीने अपनी बाइक पे लगा सकते हो, तो वो सारी चीज़ें मैटर करती है। और आपकी पार्किंग भी मैटर करती है। मान लो आपने कोई ह्यूज बाइक ख़रीद ली, कोई सुपर बाइक ख़रीद भी ली स्टिल, और आपके पास पार्किंग ही नहीं है, तो आप उसे कहाँ पार्क करोगे। और वैसे भी जो इस टाइप की बाइक्स होती है उसे आप गली मोहल्ले में पार्क नहीं कर सकते, वो आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करा देगी, क्योंकि लोग छेड़खानी बहुत ज़्यादा करते हैं एंड इसीलिए आप उस बाइक को वहाँ नहीं रख सकते। आपको उसे रखने के लिए एक अपनी पर्सनल पार्किंग चाहिए जहाँ पे वो बाइक सेफली खड़ी रहे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको एक अच्छी पार्किंग चाहिए। जैसे कि मेरी आपने देखी कि मैं जो है अपनी बाइक को कहाँ ऊपर चढ़ा के खड़ा करता हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए वहाँ पे सुपर बाइक को खड़ा करना बहुत ही मुश्किल है। वो ऊपर कैसे चढ़ेगी, सबसे बड़ा चैलेंज। उसे ऊपर चढ़ाना एक चैलेंज, उसे उतारना उससे भी बड़ा चैलेंज, और बहुत सारे कलेश जो कि आप सुपर बाइक के साथ नहीं कर सकते। डेफिनेटली आप उसे कब तक
ऊपर नीचे चढ़ाओगे, कब तक आप उसे करोगे मैनेज? नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। इसलिए उसके लिए आपको एक अच्छी पार्किंग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब तक आप पे एक अच्छी पार्किंग नहीं होगी आप उसको नहीं मेंटेन कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्किंग इज़ मैटर। बात करते हैं बजट और सूटेबल बाइक के लिए। देखो मैं फीलिंग करा लूँ उसके बाद बताता हूँ। बजट और सूटेबल का मतलब होता है कि एक ऐसी बाइक ओन करना जिसकी आप मेंटेनेंस हमेशा बैलेंस कर सके, हमेशा के लिए। तो उसके लिए आपको एक ऐसी बाइक सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो तभी सिलेक्ट होगी जब नहीं, और वो तभी हो पाएगा जब आप एक अच्छा डिसीज़न लेंगे। मैंने R15 क्यों ली? उसका सबसे बड़ा रीज़न मेरी लाइफ में पार्किंग इशू है, क्योंकि मेरे पास पार्किंग नहीं है। इसलिए मैं एक R15 वर्जन 2 रखता हूँ, क्योंकि इस बाइक की मेंटेनेंस मेरे बजट पे आती है और परफॉर्मेंस में भी बहुत अच्छी है। हालांकि मैं इससे ज़्यादा बाइक की मतलब इससे ज़्यादा पावर वाली बाइक को यूज़ टू हूँ करने के लिए, रखने के लिए, बट फिर भी स्टिल थोड़ा सा मैं उस चीज़ पे पहले ही मैनेज करके चलता हूँ, क्योंकि यार मुश्किल हो जाएगा ऐसे टाइम में अगर मैं एक सुपर बाइक ले लूँ, वहाँ से चढ़ाना उतारना। अब मेन बात करते हैं आपको कौन सी लेनी चाहिए। फ्यूलिंग करा लूँ, पोल्यूशन करा लूँ, फिर राइड करते करते इस चीज़ पे डिस्कस करते हैं। सो ओके गाइस, पोल्यूशन पार्ट डन एंड नाउ बैक टू द टॉपिक। अब बात करते हैं कि आपको पार्किंग का कलेश आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन सी बाइक आपके लिए सूटेबल है, और आपको ये भी समझ में आ गया कि आपको वो बाइक लेनी है जिसकी मेंटेनेंस आप हमेशा एडजस्ट कर पाओ। फिर क्या है, आपकी जान पे कितना ही खर्चा हो या कुछ भी हो, बट अगर उसको कुछ होता है तो आप उसको मेंटेन कर पाओ। क्योंकि आप अगर सुपर बाइक भी लेते हो या कुछ भी लेते हो या कोई नई बाइक भी लेते हो या कैसी भी चीज़ लेते हो, तो उसका क्लेम मिलना आपको थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज ऑफ क्योंकि जब बाइक एक्सीडेंट होती है तो वहाँ पे वो क्लेम्स में कवर नहीं करते। आई डोंट नो वाई, मतलब हो जाती है क्लेम में कवर, ऐसा नहीं है, बट स्टिल अगर सुपर बाइक बात करें तो उसके लिए आपको पे करना ही पड़ेगा। क्लेम होता है लेकिन फिर भी आपको लॉस तो झेलना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल बाइक्स। मैं बात कर रहा हूँ एक काइंड ऑफ पावरफुल बाइक, एक स्पोर्ट्स बाइक, उन बाइकों की बात कर रहा हूँ मैं। इनलाइन 4 वगैरह में तो आपको 101% लॉस झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि उनमें इतना लाखों का क्लेम नहीं हो पाता भाई, और उनकी एक एक एसेसरीज 60 40 हज़ार तो मिनिमम जाती है। सो आपको वो सब मैनेज करना है कि अगर सपोज़ वो बाइक आपसे एक्सीडेंट होती भी है तो आप उसे करवाओ। जैसे मैंने अपनी बाइक एक्सीडेंट करी थी, मतलब करी क्या थी, हो गई थी स्टिल, लेकिन मैं उस बाइक को रीबिल्ड कर पाया। सेम बाइक है ये, क्योंकि ये बाइक मेरे बजट में एडजस्ट थी, दैट्स वाई मैं इस बाइक को रीबिल्ड कर पाया। अगर मेरे पास कोई ह्यूज और पावरफुल बाइक होती तो मैं उस बाइक को रीबिल्ड नहीं कर पाता, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है मैं नहीं अफोर्ड कर सकता 1-2 लाख रुपए की एसेसरीज लगवाना, या उतने का नुकसान मैं नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं R1 यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरा पार्किंग इशू है, मेरा बजट इशू है और बहुत सारी चीज़ें, और ये वो बाइक है जो हर तरीके से फिट है। मैं V3 V4 के साथ भी जा सकता था ईजीली, बट वाई आई डोंट गो, क्योंकि पार्किंग एंड वही सेम चीज़, क्योंकि वहाँ मैं उस बाइक को चढ़ाता उतारता डेफिनेटली स्क्रैचेस आते, कुछ तो उस पर लगता ही। एंड इस बाइक के साथ सेम ही कलेश है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ लग ही जाता है सम रीज़न, क्योंकि ख़राब जगह खड़ी होती है ना, डेट्स वाई। तो वो एक रीज़न होता है। तो इसलिए आप क्या करो, आप ये सब चीज़ें सेट कर लो, उसके बाद आप एक बाइक लो। अब बात करते हैं कि आपको किस पावर की बाइक लेनी चाहिए, कितने सीसी की बाइक लेनी चाहिए। देखो यार, अगर मैं बात करूँ काइंड ऑफ नेकेड्स बाइक की, मैं बात नहीं करता अभी, ठीक है। नेकेड बाइक चलाने में वैसे भी इजी होती है और नेकेड बाइक हर कोई चला सकता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि नॉर्मल बाइक तो सबने ही चलाई है ना, तो वो नेकेड बाइक भी चला सकता है ईज़िली। तो इसलिए नेकेड बाइक की बात नहीं कर रहा, मैं बात करता हूँ स्पोर्ट्स कैटेगरी की, काइंड ऑफ दिस बाइक। एंड इस बाइक के साथ सीन ये है कि आपको हमेशा इसका जो हैंडल पोजीशन है वो थोड़ी अप्स एंड डाउन मिलेगी जब भी आप किसी बाइक पे स्विच होगे एक बाइक के बाद। अब बात करते हैं तो मैं ये रेकमेंड करूँगा जिन बंदों ने अभी 150 सीसी तक की बाइक चलाई है, 100 सीसी चलाई है, 200 सीसी चलाई है, 300 चलाई होगी बहुत मुश्किल से, तो मैं बात करूँगा कि उन बंदों को क्या लेना उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। क्योंकि
बहुत फ़र्क आ जाता है पावर में। जब आपके हाथ में एक पावर आती है ना, बहुत फ़र्क आ जाता है नॉर्मल बाइकों के अकॉर्डिंग टू पावरफुल बाइक। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप पहले एक अंडर सीसी से शुरू करो। जितना कम सीसी की बाइक आप ले सकते हो उतने कम सीसी की बाइक लो आप पहले, एंड फिर उसके बाद आप उसे साल 6 महीने चलाओ। देखो 6 महीने में आप डेफिनेटली उस बाइक से बोर हो ही जाओगे, मैं खुद हो जाता हूँ, ठीक है। फिर आप क्या करो, उस बाइक को आप सेल आउट करके एक, जैसे आपने पहले 350 सीसी की बाइक ली, आप कोशिश करो कि फिर आप सीधा थोड़ा सा अपग्रेड मारो। आप 400 सीसी ले लो, 600 सीसी ले लो, थोड़ा अपग्रेड मारो, थोड़ा थोड़ा मारना है। ये नहीं कि आप एकदम से सीधा 1000 पे चले गए, तो वो आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, क्योंकि उसे संभालना बहुत बहुत फ़र्क पड़ेगा इसे संभालने के बराबर। तो वो नहीं करना है एटलीस्ट आपने, है ना। एंड एक चीज़ और, बाइक कोई सी भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है राइडर पे, कि उसे चलाने वाला राइडर कौन है सबसे ज़्यादा। अभी मेरे को एक वर्कमैन वाले ने फ्लाई बाई मारा, अगर मैं एक छोटा बच्चा होता, मेरे अंदर बिल्कुल पेशेंस लेवल नहीं है, मैं इसके पीछे लग जाता, ज़ूम से। वो नहीं करना होता। राइडर्स कम्युनिटी बदनामी इन सब चीज़ों की वजह से होती है, तो मेक श्योर आप वो चीज़ें ना करो। अगर आप वो चीज़ें करोगे ना, तो फिर डेफिनेटली भाई चोट लगने के पूरे आसार रहेंगे और आपको लॉस हो गई, तो वो चीज़ें ना करें। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, सॉरी। तो आप डेफिनेटली बदनाम होगे भाई, कोई नहीं रोक सकता। सो आपने पेशेंस रखना है, अपनी बाइक को लो, अंडर सीसी वाली है, कोई बात नहीं, उस पर आप बैठो, आप उस पर अपना हाथ साफ करो अच्छे से, यूज़ टू हो जाओ बिल्कुल वो पावर संभालने के, एंड देन यू कैन पुश इट। अब मैं इस बाइक पे बहुत यूज़ टू हूँ, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं इसे कहीं से भी कैसे भी निकाल सकता हूँ। मैं इस पावर का आदी हो चुका हूँ, मैं इससे प्लस पावर की बाइकें भी चला चुका हूँ, तो मेरे को पता है कैसे पावर कंट्रोल करनी है, कैसे पावर नहीं कंट्रोल करनी। तो मेक श्योर आपके अंदर एक पेशेंस लेवल होना ही चाहिए एज अ गुड राइडर बेसिकली। तो भाई ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर कर जाती है, कहीं ना कहीं आपकी एक छोटी सी गलती आपको बहुत बड़ा नुकसान झिलवा सकती है। तो आप पेशेंस में रहें, अपनी पावर पे यूज़ टू हो, बाइक पे हाथ साफ करो अच्छे से, उसके बाद आप इसे जितना मर्जी पुल करो, कोई आपको टेंशन ही नहीं रहेगी। बट अगर आप यूज़ टू ही नहीं हो, सो फिर तो भाई कुछ नहीं हो सकता। सो एक अच्छा राइडर बनने के लिए आपने यही चीज़ फॉलो करनी है कि पहले आपने 1 लेनी है, फिर आपने थोड़ा ऊपर पावर जाना है, फिर आप पहले आप 350 कवर करो, 200 कवर करो, फिर 350 करो, 400 पे आ जाओ। डोमिनार 400 में बहुत अच्छी बाइक है, KTM 390 वेरी ब्यूटीफुल बाइक भाई, बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत बाइक है, मेरी फेवरेट है वो बाइक आज भी। आप वो ले लो, फिर आप एक 650 के साथ चले जाओ, 600 के साथ चले जाओ, साल टू साल, एक साल का गैप करके, या 6 महीने का गैप करके भी जा सकते हैं। अगर आप एक अच्छे राइडर हो, आपकी राइडिंग सेंस अच्छी है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। एंड उसके बाद आप सीधा 1000 सीसी पे भी पुश कर सकते हो। लेकिन 1000 सीसी पे आपको जाने के लिए मेक श्योर आपकी पार्किंग अच्छी हो, आपकी मेंटेनेंस अच्छी हो, आपकी सारी चीज़ें बेटर हो, आपका एवरीथिंग सब कुछ ठीक हो, तभी आप उस बाइक को लेके आप जा सकते हो। नहीं तो फिर वही चीज़ होगी कि आप उस बाइक को ले लोगे एंड फिर आप उसे मेंटेन नहीं कर पाओगे, उसकी सर्विस कॉस्ट आपको महंगी पड़ेगी, उसकी दुनिया भर की कॉस्ट आपको महंगी पड़ेगी। तो वो काम आपने नहीं करना है, तो वो काम नहीं करना है ना। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अपग्रेड मारना है, बट एटलीस्ट मारना है, तभी आपको पता चलेगा कि पावर क्या होती है और उस पावर को कैसे हैंडल करना होता है। तो ये चीज़ें मैं आपको अपनी तरफ से रिकमेंड यही करूँगा। और भाई कुछ चीज़ें आपके पेरेंट्स पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। लाइक कि आप मान लो कि आपने बाइक तो ले ली, बट आप पे लाइसेंस ही नहीं है, विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस आप बाइक राइड कर रहे हो, नॉट गुड। आपको ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है, और आपके पास और दूसरी चीज़ें भी होनी चाहिए। नाउ यू कैन ईज़िली बाय अ बाइक। आप फिर हर चीज़ के लिए, मतलब आप अगर बाइक के लिए सेट हो, तो आप लीगली भी सेट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाइक के लिए परफेक्ट हो गए और डॉक्यूमेंट कुछ नहीं है, हेलमेट कुछ नहीं है। राइडिंग गेट्स बहुत मैटर करते हैं। आई एम सॉरी फॉर दिस, मेरे पास नहीं है, उसका रीज़न है भाई मेरे पे पैसे नहीं हैं। बट स्टिल अगर आप एक, क्योंकि मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता, दैट्स वाई मैं R1 चला रहा हूँ। लेकिन अगर आप एक सुपर बाइक बाय कर सकते हो, आप 20-25 लाख की बाइक ले रहे हो, 10 लाख की भी ले रहे हो, तो यार मुझे लगता है आप 1 लाख के राइडिंग गेट्स भी इजीली
ले सकते हो। एकरा भी तो लगवाते हो ना उसमें 1-2 लाख का, तो ईजी वे है, आप उसके अंदर राइडिंग गियर्स भी ऐड कर सकते हो, आपको कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। इट्स ईजी टू यूज़, आप आराम से बाय कर लेंगे और यू आर रेडी टू राइड परफेक्टली, और कोई रूल्स रेगुलेशन सब कुछ सब सेट हो जाएगा, फिर कुछ नहीं। लेकिन मेक श्योर आपके पास जो भी चीज़ है आपको वो हैंडल करनी आनी बहुत ज़रूरी है भाई। अगर आपको वो हैंडल करनी नहीं आती ना, तो फिर आप उस चीज़ के लिए मत ही जाओ, तो ज़्यादा बेटर है। ओह तो गाइस देखो, ये पावर मेरे लिए सूटेबल है, मैं इससे ऊपर वाली बाइक्स भी इजीली चला सकता हूँ क्योंकि मैंने चलाई हुई है। बट स्टिल मैं फिर भी यही बाइक रखना पसंद करता हूँ। उसका रीज़न सिर्फ यही है, बिकॉज ऑफ कंफर्ट, मेंटेनेंस, पार्किंग इश्यूज़ और सारी चीज़ें। तो इसी वजह से मैं ये यूज़ कर रहा हूँ अभी तक, और मेरे को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम अभी तक इस बाइक में फेस करने को नहीं मिली है। बहुत खुश हूँ मैं इस बाइक से, बहुत प्यारी बाइक है ये, इसका भी एक अपना फ़न है। और रही बात पावर और चीज़ों की, अच्छी पावर मारती है ये, बहुत बहुत अच्छी पावर मारती है, मतलब तुम्हें मज़ा आएगा इसे चला के भी। ऑलरेडी काफ़ी सारे बंदों पे वर्जन 3-4 होगी, बहुत बंदों पे होगी अभी, क्योंकि वो बाइक बहुत सेल आउट हुई है। तो अच्छी बात है, स्टिल वो बाइक बहुत बहुत प्यारी बाइक है, आप उसे यूज़ करो। बट मेक श्योर आप अपग्रेड और जो भी चीज़ें मारो वो इसी तरीके से मारो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा। नहीं तो भाई काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि एक बाइक लॉस आपको भुगतना काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ेगा। मैं पता नहीं कौन से कट से आ गया मयूर विहार का, आई रियली डोंट नो। एंड इस बाइक पे मैं लीनिंग से लेके हर चीज़ के लिए परफेक्ट हूँ, इसलिए मैं इसे ही अपने पास रखता हूँ हमेशा से, और यही रखूँगा भी। तो गाइस देखो ये सारी चीज़ें ठीक है। अभी ये बहुत चार्ज है इस वक्त, हद और बस का चार्ज है, तो हमें इसके पीछे नहीं लग जाना है कि तू मेरे से आगे कैसे गया। जा भाई, स्टिल गो, नॉट इंटरेस्टेड, गो, दफ़ा हो यहाँ से जितनी जल्दी हो सके, जस्ट लीव मी। क्योंकि ये चीज़ें फिर आपको एक अच्छा एक्सीडेंट का सबक बना देगी बिना बात के, और आपकी कोई गलती भी नहीं होगी, बट फिर भी तो मेक श्योर कि आप ये चीज़ें ना करें। मैप लगा लिया, ओके यहाँ भी बाइक मार्केट है, मुझे ये नहीं पता था, स्टिल आज ही देखिए मैंने ये मार्केट भी। तो गाइस इस वीडियो का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा, इस वीडियो के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, जिसमें मैं इसी में कट लगा के एक और वीडियो बना दूंगा। वो वीडियो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन वीडियो रहेगी,